हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मोहित यूपीएससी ब्लॉग्स। तो आज हम करते हैं 24 मई का करंट अफेयर। और इसमें आज से हम टॉपिक्स को डिस्कस किया करेंगे, क्योंकि अगर मैं बाइजू का रीडिंग सेशन आपको अपलोड करता हूँ तो उसमें कॉपीराइट आ सकते हैं। तो हमें कोई ऐसा पंगा नहीं चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, जो मैंने वहाँ टॉपिक पढ़े हैं उन टॉपिक्स को मैं डिस्कस करूँगा, जिससे मेरा रिवीजन भी हो जाएगा और मुझे बेटर क्लैरिटी भी हो जाएगी टॉपिक के बारे में। तो हमारा पहला टॉपिक था साइक्लोन यास। साइक्लोन यास के बारे में बताया। तो साइक्लोन यास जो है वेस्ट बे ऑफ बंगाल से, इट इज कमिंग फ्रॉम बे ऑफ बंगाल टुवर्ड्स उड़ीसा एंड बंगाल कोस्ट। तो ये एक सीवियर रूप ले चुका है और इट में cause many so much destruction in the Odisha and West Bengal. So this is the report about the Yas cyclone. So but हमें जो है ना, थोड़ा साइक्लोन के बारे में और डिस्कस करना चाहिए। जो इंडियन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं, तो इंडियन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या है ना, बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा फ्रिक्वेंसी में और ज़्यादा इंटेंसिटीज़ के साथ आते हैं। बट इन रिसेंट पास क्या हुआ है, अरब इन अरेबियन सी ऑल्सो, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो हैं इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ चुकी है और इनकी इंटेंसिटी भी बढ़ चुकी है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो जैसे कि अभी कुछ दिन पहले ही साइक्लोन टॉकते आया था, जो कि गुजरात कोस्ट पर लैंड किया था। तो from last 4 years, every year one cyclone is coming from Bay of Bengal and it is getting severe every year. So ये इसके हम रीजनिंग के बारे में बात कर लेते हैं कि बे ऑफ बंगाल में साइक्लोनिक एक्टिविटी ज़्यादा क्यों होती है। सो पहला रीज़न है बे ऑफ बंगाल का सरफेस वाटर टेम्परेचर जो है बहुत रिलेटिवली हायर रहता है अरेबियन सी के सरफेस वाटर टेम्परेचर से। और इसमें जो है ना, ब्रह्मपुत्र वैली और गंगा वैली का सारा फ्रेश वाटर डिस्चार्ज होता है और बहुत सारी नदियों का वाटर जो है बे ऑफ बंगाल में डिस्चार्ज होता है, जिससे क्या है सरफेस टेम्परेचर हायर रहता है, जिसके कारण लो प्रेशर एरिया, लो प्रेशर पॉइंट डेवलप हो जाते हैं, जिसके कारण साइक्लोन डेवलप होते हैं। और भी कुछ रीज़न है, जैसे कि पैसिफिक ओशंस से विंड डायरेक्टली बे ऑफ बंगाल में आ जाती हैं, जो साइक्लोनिक एक्टिविटी को ज़्यादा फ्रिक्वेंट कर देती हैं और इंटेंस भी कर देती हैं। तो ये साइक्लोन यास और तोक्ते के बारे में इतना ही काफ़ी है हमारे जानने के लिए। बाकी हमें ये भी पता होना चाहिए कि साइक्लोन यास और तोक्ते ये नाम किस कंट्री ने दिए हैं। तो ये हम सर्च कर लेते हैं, ये मुझे भी नहीं पता। पहला आर्टिकल ही पढ़ लेते हैं। व्हाट इज यास द एंड हु नेम्ड द ट्रॉपिकल साइक्लोन। नो यार, नो नो। यास इज द नेम ऑफ साइक्लोन सेट टू हिट relief week of the ओके। तो साइक्लोन तोकते का नाम तो म्यांमार ने दिया था।
तो तोकते का मतलब होता है गैको, एलिजार्ड। The upcoming cyclone Yas has been given by Oman. Okay, Yas has been given by Oman. It refers to a tropical cyclone. It refers to a tree. Okay, तो इसका मतलब ट्री है यास का। तो ये इंफॉर्मेशन काफ़ी है। हु नेम्स साइक्लोन, ये भी हमें पता होना चाहिए। कंसर्न आर एफ एम सी एन टी सी डब्ल्यू सीज इंडियन ओशन बे ऑफ बंगाल to tropical cyclone. 7 very और रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर। ओके, तो रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर जो है इन नाम को देते हैं। तो इंडियन ओशियन, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल में जितनी भी साइक्लोनिक एक्टिविटी होती है उनके लिए आरएसएमसी न्यू दिल्ली देता है नेम, स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर। ओके गाइस, I think this much information is enough related to the cyclones. So let's go to the another second topic. Second topic है ईरान न्यूक्लियर डील। ईरान न्यूक्लियर डील से रिलेटेड इम्पोर्टेंट न्यूज़ क्या है? ईरान ने आईएईए के साथ अपने न्यूक्लियर साइट्स के फ़ोटो को शेयर करने से मना कर दिया है। आईएईए क्या है? आईएईए है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जिसके हेडक्वार्टर्स हैं वियना, ऑस्ट्रिया में। तो ये एक यूएन की स्पेशलाइज्ड, ओके नॉट, आई शुड नॉट से एनीथिंग, आई शुड कंफर्म इट। ये ये so this is a organization within the UN system। ओके, तो ये आईए क्या है? हाँ, अपनी एनुअल रिपोर्ट यूएनजीए यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में सबमिट करती है एनुअल बेसिस पे। तो क्या हुआ कि आई ईरान को आईएईए के साथ अपने फ़ोटो शेयर करने थे न्यूक्लियर साइट्स के, लेकिन ईरान ने कंडीशन रखी थी यूरोपियन कंट्रीज़ पे और यूएस पे कि उसको जो है ना ऑयल एक्सपोर्ट्स और ट्रेड रिलेटेड जो भी सैंक्शंस हैं उनमें कुछ रिलीफ दिया जाए, तभी वो, और वो भी फरवरी से पहले, फरवरी 2021 से पहले, तभी वो फ़ोटो शेयर करेगा। लेकिन ये नहीं हुआ, तो इसलिए ईरान जो है मना कर रहा है फ़ोटो शेयर करने से। तो ये तो है करंट न्यूज़। अब हम बात करते हैं पुरानी न्यूज़ की। ईरान न्यूक्लियर डील है क्या? ईरान न्यूक्लियर डील को एक और नाम से जाना जाता है, जिसका नाम है जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनर, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर पार्टनरशिप, जॉइंट कॉम ओके जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसको फाइनलाइज किया गया था बराक ओबामा गवर्नमेंट के टेन्योर में। तो इसमें क्या था ना, ईरान ने
और यूएस में और यूरोपियन कंट्रीज ने मिल के, यूरोपियन कंट्रीज में 5 कंट्री थी शायद। लेट्स चेक आउट द करेक्ट डिटेल्स अबाउट द जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के बारे में। P5+1 चाइना, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूएस। ओके, तो ये जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन क्या था? ईरान और P5+1 यानी कि जर्मनी। P5 क्या है? P5 है यूएनएससी की 5 सुपर पावर, दैट इज यूएस, चाइना, यूके, फ्रांस, यूएस, चाइना, यूके, फ्रांस एंड रशिया। एंड देन P5+1 इज जर्मनी। इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ था कि ईरान जो है अपना न्यूक्लियर इनरिचमेंट को कंट्रोल करेगा, फर्दर इनरिचमेंट नहीं करेगा, उसके बदले ईरान से जो है ट्रेड सैंक्शंस और ऑयल एक्सपोर्ट सैंक्शन हटा दिए जाएंगे। लेकिन क्या हुआ? ट्रम्प सरकार आ गई 2016 में, तो उन्होंने इस डील को ही कैंसिल कर दिया। तो तब से ये डील कैंसिल थी। ईरान पे और ज़्यादा सैंक्शन लग गए, तो रीजन जो है बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुआ। फिर ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड के चीफ को मार दिया यूएस ने। तो कुछ नोकझोंक चलती रही इन 4 सालों में ट्रम्प सरकार और ईरान सरकार के बीच में। तो रिलेशनशिप ईरान और यूएस के बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए, और इस बीच में सैंक्शन बहुत स्ट्रिक्ट सैंक्शन थे, जिसमें इंडिया को भी कोई छूट नहीं मिली, क्योंकि इंडिया की इन्वेस्टमेंट है चाबहार पोर्ट में, चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट, जो कि इंडिया डेवलप कर रहा है ईरान में, इसलिए ताकि इंडिया कनेक्ट कर सके अफगानिस्तान से तथा सेंट्रल एशिया से और रशिया से डायरेक्टली थ्रू सी लिंक, देन रेल लिंक, देन अगेन सी लिंक इन ब्लैक सी, एंड देन रेल लिंक। सो these are the plan India has with ईरान। एंड इंडिया जो है ईरान से ऑयल भी इंपोर्ट करता था। ईरान टॉप 3 एक्सपोर्टर था इंडिया को ऑयल का, क्रूड ऑयल का। बट जैसे ही ट्रम्प ट्रम्प भाई साहब ने हमारे डील को कैंसिल कर दिया, न्यूक्लियर डील को, और सैंक्शंस लगा दिए, तो इंडिया को ऑयल इंपोर्ट ईरान से बंद करना पड़ा, जो कि इंडिया को बहुत सस्ता पड़ता था, क्योंकि ट्रांसपोर्ट चार्जेस कम लगते थे और इंडिया ईरान को रुपी में पेमेंट कर सकता था। ये सबसे बड़ी बात थी, लेकिन यूएस के प्रेशर में इंडिया को करना पड़ा। तो ये सिचुएशन है। तो अभी इंडिया के भी इंटरेस्ट हैं ईरान में, यदि तभी तो इंडिया का और इंडिया को बैलेंस करना पड़ रहा है यूएस के और ईरान के रिलेशन के साथ, क्योंकि यूएस के साथ भी इंडिया बहुत ज़्यादा डीप पार्टनरशिप कर चुका है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर चुका है। और यूएस के जो 4 मेन एग्रीमेंट होते हैं वो चारों के चारों साइन करने हैं। वो चारों एग्रीमेंट कौन कौन से हैं? लिमोवा, कोमकासा, एंड देन, सॉरी दोस्तों, सर्च कर लेते हैं, रिवाइज हो जाएगा। यूएस इंडिया बेका, यूएस लिमोवा, कोमकासा, बेका, कोमकासा is related to communication, लिमोवा is related to लिमोवा।
ओके, तो 3 एग्रीमेंट साइन हुए हैं अभी, चौथा नहीं हुआ शायद, कब की नहीं हो रहा। ओके दोस्तों, 3 हुए हैं तो एक, ओके चारों साइन हो चुके हैं, बैका भी साइन हो गया है 2020 में, 27 अक्टूबर 2020 को बैका साइन हो चुका है। ओके, चारों एग्रीमेंट साइन हुए हैं। GSOMIA, जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, ये 2002 में साइन हुआ था। इसमें मिलिट्री इंटेलिजेंस इंडिया और यूएस शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट लिमोआ, जो कि इंडिया ने उस लॉजिस्टिक्स को शेयर करने के लिए, इसमें इंडिया और यूएस की नेवी, इंडिया और यूएस मिलिट्री बेसिस को यूज़ कर सकते हैं। रिपेयर्स एंड फॉर सप्लाइंग, ये 2016 में। इंडिया यूएस कैन यूज ईच अदर्स मिलिट्री बेसिस टू कैरी आउट रिपेयर्स एंड फॉर रीसप्लाइंग। ओके, तो इंडिया यूएस जो है रिपेयर और रीसप्लाइंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। और जी तीसरा है कॉमकासा, कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। ओके, शेयर सिक्योर कम्युनिकेशन एक्सचेंज बिटवीन द टू नेशंस, सिक्योर कम्युनिकेशन एक्सचेंज स्टैब्लिश हो गई है दोनों के देशों के बीच में। ये बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन। ओके, इसमें भी जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन शेयर की जाएंगी, सैटेलाइट इंफॉर्मेशन यूएस और इंडिया के बीच में शेयर की जा सकती हैं। इसका फ़ायदा हमें हुआ इंडिया चाइना बॉर्डर क्लैश। ओके, इंडिया चाइना बॉर्डर क्लैश के टाइम पे गलवान वैली में, इसके कारण बैकड्रॉप में ये साइन हुआ है। गलवान वैली इंसिडेंट हमारे शुरू हो गए थे अप्रैल से, तो ये अक्टूबर में साइन हुआ। मिलिट्री अभ्यास एक्सरसाइज, युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, टाइगर ट्रम, कौपिनिया, ये 4 एक्सरसाइजेस करते हैं। मालाबार, युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, टाइगर ट्रम, कौपिनिया, मालाबार। ओके दोस्तों, तो बहुत कुछ जान लिया हमने ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में, और यूएस के बारे में, इंडिया का ईरान में क्या इंटरेस्ट है, सब जान लिया है। तो अभी ईरान में इंडिया का एक और इंटरेस्ट है। अभी इंडिया की ओएनजीसी विदेश लिमिटेड ने 2008 में फरजाद बी गैस फील्ड्स को एक्सप्लोर किया था। अब उसमें पंगा चल रहा है कि वो ईरान की कंपनी वो गैस एक्सप्लोरेशन करेंगी या ओएनजीसी को उसका वो मिलेगा, क्योंकि ओएनजीसी ने उस फील्ड को सर्च किया है, फाइंड किया है। तो ओएनजीसी उस पर अपना वो, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड है, उस पर खुद एक्सप्लोरेशन करना चाहते हैं, लेकिन अभी ईरान ने क्या करा, इनको बाहर कर दिया है। ईरान की खुद की कंपनी वहाँ पे गैस एक्सप्लोरेशन करेगी। तो ये ईरान और इंडिया के रिलेशन में भी एक थोड़ा खाई बढ़ रही है। लास्ट ईयर भी ऐसे ही हुआ था चावार प्रोजेक्ट में, जो रेल लिंक प्रोजेक्ट है जो कि चावार पोर्ट को अफगानिस्तान बॉर्डर तक कनेक्ट करेगा, उसको भी ईरान की गवर्नमेंट ने बोला कि इसको ईरान की कंपनी ही डेवलप करेगी। पहले इंडियन कंपनी को इसको डेवलप करना था, लेकिन इंडियन कंपनी डिले कर रही थी बिकॉज ऑफ यूएस sanctions. They were not able to get the raw material and manpower to work in Iran, and technology also. So I hope you got the point. So अब चलते हैं हम अगले टॉपिक पे, गलवान वैली। अभी क्या हुआ है, कुछ माइनर क्लैशेस हुए हैं गलवान वैली में, इंडिया और चाइना की आर्मी में। क्या हुआ, दोनों साइड नो पेट्रोलिंग जोन में आ गई, तो वहाँ पे माइनर क्लैशेस हुए, लेकिन
कुछ इंटरवेंशन, हायर इंटरवेंशन के बाद वो पीछे हट चुके हैं, तो इतना बड़ा वो नहीं है। तो गलवान वैली में हुआ क्या था? गलवान वैली में इंडिया के 20 सैनिक मर गए थे पिछले साल, जब इंडिया और चाइना की सेना आपस में भिड़ गई थी। तो उसमें चाइना के, इंडिया क्लेम करता है कि 40 से 45 सैनिक मरे। तो ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, लेकिन क्या है, हमें पता होना चाहिए कि इंडिया और चाइना में बॉर्डर पे कहाँ कहाँ क्लैशेस चल रहे हैं, कहाँ पे क्या इश्यू है। तो उस क्लैश के बाद क्या है ना, बॉर्डर स्टैंड ऑफ हो गया, कई जगह पे सेनाएं सामने आमने सामने आ गई। तो वहाँ उनमें से एक गलवान वैली था, लेकिन अभी 11 राउंड की मीटिंग हो चुकी है गलवान वैली में डिसंगेजमेंट के लिए, और बॉर्डर डिसंगेजमेंट के लिए। तो उससे गलवान वैली में तो थोड़ा डिसंगेजमेंट हो चुका है, लेकिन अभी 4 पॉइंट हैं जहाँ पे अभी भी डिसंगेजमेंट नहीं हुआ है। वो हैं गोगरा, हॉट स्प्रिंग्स, दीपसांग, एंड चौक। तो इन जगह पे अभी भी स्टैंड ऑफ है। तो अभी हम जान लेते हैं थोड़ा सा इंडिया और चाइना का बॉर्डर इशू क्या है। इन 1962 की वार में क्या हुआ है, अक्साई चिन, जो कि इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट था, वो गया चाइना को। ठीक है। और जी सक्षम वैली, जो कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में था, वो पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दिया इंडिया को, वो करने के लिए, काउंटर करने के लिए सियाचिन ग्लेशियर में। तो ये एक तो इश्यू है यहीं पर, सियाचिन ग्लेशियर, नॉर्थ सियाचिन, अक्साई चीन वाला जो पार्ट है, वहाँ पे जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो चाइना के हिसाब से अलग है और इंडिया के हिसाब से अलग है। उसकी वजह से थोड़ा क्लैशेस होते हैं अक्साई चीन वाले पार्ट। दूसरा इश्यू है हमारा अरुणाचल प्रदेश की साइड में, वहाँ पे भी हमारे बॉर्डर इशू हैं चाइना के साथ। और सिक्किम में भी कुछ बॉर्डर इशू हैं नाथुला पास के पास। 1962 के बाद 1967 में भी इंडिया चाइना के क्लैश हुए थे नाथुला पास के पास, लेकिन वहाँ पे चाइना को बहुत हैवी डैमेज हुआ, तो इसलिए चाइना पीछे हट गया था। तो ये हमारे मेजर बॉर्डर इशू हैं चाइना और के साथ। तो अभी हम सर्च कर लेते हैं थोड़ा सा, ये जगह कहाँ कहाँ पे आ रही हैं। गोगरा, गोगरा को देखते हैं कहाँ पे है मैप में। क्यों गाइस, ज़रूरी है इसको सर्च करना, हॉट स्प्रिंग को भी। गोगरा, ओके दोस्तों, ये है गोगरा। ये पेंगोंग सो, ये जी कोंग का ला, गलवान रिवर, यहाँ गलवान रिवर है। तो पेंगोंग सो पे, सो लेक पे हमारा डिसंगेजमेंट हो चुका है काफ़ी हद तक। बहुत कम वो बचा है इश्यू, लेकिन गलवान में है अभी। और जी गोगरा में है।
ये गलवान, आगे पेंगोंग, ये गोगरा। और जी दीपसांग देख लेते हैं, दीपसांग तो गलवान से थोड़ा उधर है। ये गलवान रिवर है। और जी दीपसांग, दीपसांग, डेमचोक। डेमचोक देख लेते हैं। ये डेमचोक। ओके, दमचौक यहाँ पे है, ये हिमाचल के पास में। ये यहाँ है दमचौक, यहाँ पे स्टैंड ऑफ है। और जी दिप्सांग प्लेन, ये है दिप्सांग प्लेन। ये नुपुरा रिवर है, नुपुरा वैली, ये नुपुरा वैली है। और ये है दिप्सांग प्लेन। ओके दोस्तों, है मुझे लगता है ना कि देख लिया है हमने गलवान क्लैशेस के बारे में। इंडिया चाइना रिलेशंस को किसी और दिन डिस्कस करेंगे। क्रेन एनर्जी केस के बारे में बता देता हूँ। क्रेन एनर्जी एक कंपनी थी जिसके ऊपर, जो कि इंडिया में ऑपरेशन कर रही थी, तो उसके ऊपर इंडिया ने रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स टैक्स लगा दिए। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स क्या होते हैं? वो टैक्स जो कि पास्ट में लगाए जाते हैं। जैसे कि कानून आया 2010 में और टैक्स शुरू हो गया 2006 से लगना, तो वो उस कानून के थ्रू हम दो टैक्स लगा रहे हैं 2006। तो इस तरह का जो टैक्स होगा उसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स। तो ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स डिस्प्यूट का केस था, जो कि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, जो कि द हेग में जिसके हेडक्वार्टर्स हैं, वहाँ पे एक केस चल रहा था, जिसमें उसका फैसला आया क्रेन एनर्जी के पक्ष में। तो इसमें क्या हुआ, पीएसी ने पीसीए ने बोला है इंडियन गवर्नमेंट को 1.2 बिलियन डॉलर क्रेन एनर्जी को पे करने के लिए, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट बोल रही है कि उनका बेसिस ही गलत है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट आर्बिट्रेशन के लिए गई ही नहीं पीएसी में, पीसीए में। तो इस बेसिस पे हमारी गवर्नमेंट बोल रही है कि ये गलत है, और हम अपने कानून के हिसाब से रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगा सकते हैं। तो क्रेन एनर्जी अपना जो फाइन है उसको वसूल करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट से उसने केस डाल दिया है यूएस के कोर्ट में, ताकि वो एयर इंडिया की प्रॉपर्टी को सीज कर सके और उससे अपने पैसे रिकवर कर सके। तो ये केस चल रहा है। अब हम देखते हैं क्या होता है, गवर्नमेंट तो अपना काम कर ही रही है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। अभी क्या हुआ है, कोरोना की वजह से गवर्नमेंट का रेवेन्यू कलेक्शन भी कम हो जाएगा, और गवर्नमेंट ऑलरेडी बजट डेफिसिट बहुत ज़्यादा हो चुका है। 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर में तो 9.6% फाइनेंशियल डेफिसिट हो चुका है, जो कि एस्टिमेटेड है। और
जी रिवाइज एस्टीमेट में जो 9.6% हो चुका है, और जो 2021-22 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें फाइनेंशियल डेफिसिट का टारगेट 6.6 और 7% रखा गया है हमारा जीडीपी का। तो लेकिन राइट, ये जो एडिटोरियल है ये बात कर रहा है कि ये टारगेट जो है पास हो जाएगा, यानी मतलब कि गवर्नमेंट इस टारगेट को अचीव नहीं कर पाएगी क्योंकि रिवेन्यू कलेक्शन नहीं हो रहा है। और अभी जो है दो प्रॉब्लम कॉन्ट्रेरी हैं एक दूसरे के। एक तो गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू कलेक्शन नहीं है, तो और दूसरा है कि गवर्नमेंट को पब्लिक एक्सपेंडिचर भी करना है, हेल्थ पे इस एक्सपेंडिचर करना है, वैक्सीनेशन पे खर्च करना है, पब्लिक हेल्थ पे करना है, अगर कोरोना को कंट्रोल करना है। अगर कोरोना को कंट्रोल नहीं करेंगे तो इकोनॉमी वैसे ही डूब जाएगी, और इकोनॉमी तो अभी लॉकडाउन के कारण बहुत ही ज़्यादा ठप हो रही है, तो रेवेन्यू कलेक्शन नहीं हो रहा, तो ये गवर्नमेंट फंसी हुई है कि गवर्नमेंट क्या करे। और हमारा फिजिकल डेफिसिट भी बहुत ज़्यादा है, और गवर्नमेंट अब जो है सिक्योरिटीज़ भी, और मतलब बजट मोनेटाइजेशन भी नहीं कर सकती है। बजट मोनेटाइजेशन क्या होता है, बट गवर्नमेंट जो है डेफिसिट को मोनेटाइज कर देती है, यानी कि मार्केट से पैसा उठा के पब्लिक एक्सपेंडिचर में खर्च करती है, तो उसको बोलते हैं बजट मोनेटाइजेशन, डेफिसिट मोनेटाइजेशन। सॉरी, मैंने बजट मोनेटाइजेशन बोल, डेफिसिट मोनेटाइजेशन। तो डेफिसिट मोनेटाइजेशन का भी ऑप्शन बहुत कम है। और दूसरा ऑप्शन है गवर्नमेंट की इनकम का, क्या है, गवर्नमेंट ने टारगेट रखे हैं बहुत बड़े बड़े डिस इन्वेस्टमेंट के, ऑलमोस्ट 2.5 लाख करोड़ के आसपास डिस इन्वेस्टमेंट का टारगेट रखा गया है इस साल, जो कि पूरा होना बहुत मुश्किल है। दूसरी चीज़, तो ये सब चीज़ें चल रही हैं, तो इसके कारण क्या हुआ है ना, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इंडिया में बहुत कम है हेल्थ पे। तो इस वजह से जो हमारी जनता है उसका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, जो कि उनकी इनकम का, मंथली इनकम का जो परसेंटेज है वो हेल्थ पे ज़्यादा जा रहा है। इसके कारण क्या है ना, उनके पास बाकी खर्चों के लिए पैसे ही नहीं बच रहे हैं। अब वो पैसे नहीं बचेंगे तो फिर वो क्या होगा, पॉवर्टी में चले जाएंगे हेल्थ के क्राइसिस की वजह से। तो यही चीज़ को डिस्कस किया है इस आर्टिकल में, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। तो एडिटोरियल कहता है कि पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर पर गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। तो उसके लिए आर्टिकल में जो है एक सजेशन दिया गया है, बहुत अच्छा सा सजेशन दिया गया है, वो है इको टैक्स, यानी कि ग्रीन टैक्स। अगर गवर्नमेंट ग्रीन टैक्स लगाए, इन्वायरमेंटल टैक्स लगाए और इन्वायरमेंटल सब्सिडी दे कंपनियों को जो कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एक्टिविटीज़ कर रही हैं, तो क्या होगा, और इन्वायरमेंटल टैक्स लगाने से गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, इससे क्या होगा, गुड्स और सर्विसेज के प्राइस बढ़ सकते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंटल टैक्स लगेगा तो उससे प्राइस भी बढ़ सकते हैं और डिमांड भी कम हो सकती है, जो कि यूजुअल प्रोडक्ट्स हैं जो कि ज़्यादा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोसेस से नहीं बनते हैं, तो ये भी हो सकता है। तो आर्टिकल ऑथर जो है एक वो भी देता है एनालिसिस कि जहाँ पर भी ग्रीन टैक्स अप्लाई किया गया है वहाँ बहुत कम ही इफ़ेक्ट हुआ है इकोनॉमी पे। तो वो तब भी फेवर में है कि इन्वायरमेंटल टैक्स लगना चाहिए। इससे दो फायदे हैं, इन्वायरमेंट भी सस्टेनेबल हो जाएगा और गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा, और लॉन्ग टर्म में लोगों की हेल्थ भी बेटर होती जाएगी अगर इन्वायरमेंट अच्छा होगा तो उसके लिए एक और सजेशन देता है राइटर, वो देता है कार्बन ट्रेड मार्केट का, कैप एंड ट्रेड अप्रोच, यानी कि गवर्नमेंट को कार्बन इमिशन पे कुछ लिमिट, कैप लगा देनी चाहिए और उसकी ट्रेडिंग भी करनी चाहिए, कार्बन सर्टिफिकेट्स की ट्रेडिंग करनी चाहिए, एक कार्बन ट्रेड मार्केट होना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत ज़्यादा इनकम जनरेट कर सकता है गवर्नमेंट के लिए, और इन्वायरमेंट के लिए भी फ्रेंडली होगा।
ओके, तो ये टॉपिक था। अगला टॉपिक पर करते हैं, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग अगेंस्ट पर्सनल गारंटर। ओके, सुप्रीम कोर्ट की एक एक जजमेंट आया है जिसमें कि आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो है उसके तहत हम जो क्रेडिटर्स हैं वो इंसॉल्वेंसी जो है अब पर्सनल गारंटर के खिलाफ भी शुरू कर सकते हैं। पर्सनल गारंटर जिसने कि किसी कंपनी को लोन दिलाने के लिए गारंटी ली होगी उसके खिलाफ ही अब वो बैंक जो कि क्रेडिटर होते हैं या और भी कोई क्रेडिटर इंसॉल्वेंसी प्रोसेस स्टार्ट कर सकता है। ये एक इम्पोर्टेंट जजमेंट है जो कि गवर्नमेंट ने टूल लेके आई थी, उसके खिलाफ लोगों ने अपील की थी, तो उसमें गवर्नमेंट को जीत मिली है इस जजमेंट पे। अभी एक और टॉपिक है, माउंट नीरांगोंगा नीरांगोंगो। ये क्या है, एक वोल्केनिक एक्टिव वोल्केनो है। एक्टिव स्ट्रेटो वोल्केनो। ये कहाँ पे है, डोमिनिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। और क्या क्या जियोग्राफिकल फीचर हैं इस माउंट नीरांगोंगो के। माउंट नीरांगोंगो इससे के कारण क्या है, 5 लोगों की डेथ भी हो चुकी है कॉन्गो में। सडन एक इरप्शन हुआ है उसमें, तो उसके कारण डेथ भी हो चुकी है। कौन सी, गोम सिटी में। तो इसकी और जियोग्राफिकल फीचर बता देते हैं। ये जो है विरुंगा माउंटेन्स में, ये जो है विरुंगा माउंटेन में लोकेटेड है। और एल्बर्टाइन रिफ्ट पे लोकेटेड है। और जी नॉर्थ बैंक ऑफ नॉर्दर्न बैंक ऑफ लेक एल्बर्ट से साउदर्न बैंक ऑफ लेक तांग्यांकिया तैनगैन तैनगैनकिया तक ये लोकेटेड है। तो ये किस रीजन में है, ये तंजानिया, कॉन्गो, डोमिनिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, यहाँ पे लोकेटेड है। माउंट नीरा गोंगो माउंट नीरा गोंगो। तो ये देख लेते हैं, इसकी लोकेशन देख लेते हैं माउंट नीरा गोंगो की। और जी विरुंगा नेशनल पार्क में ये लोकेटेड है, माउंट नीरा गोंगो। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब इसके आसपास भी हमें देखना पड़ेगा क्या क्या है। तो ये है, ये हमारा डीआरसी। तो ये रवांडा के बॉर्डर पे, तंजानिया के रवांडा, युगांडा। और जी ये तंजानिया हो गया, ये ब्रोंडी हो गया। तो ये जब वाटर बॉडी दिख रही है क्या है, लेक विक्टोरिया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेक। लेक विक्टोरिया कौन कौन से कंट्री में है, केनिया में है, युगांडा में है और तंजानिया में है। ठीक है, तो ये हमारा माउंट नीरांगोंगो नीरांगोंगो। ये एल्बर्टाइन रिफ्ट। एल्बर्टाइन दैट इज द वेस्टर्न ब्रांच ऑफ अफ्रीकन रिफ्ट ऑल्सो। ओके दोस्तों, लेक एडवर्ड। ये कौन है, लेक टेंगेनकिया। हाँ, लेक टेंगेनकिया एंड लेक एल्बर्ट।
दिस इज़ लेक एल्बर्ट, दिस इज़ लेक टैंगेंटिया। तो ये रेंज इस तरह से फैली हुई है, विरुंगा माउंटेन्स की रेंज। तो ये विरुंगा नेशनल पार्क में है। ये गोमा सिटी है, किस DRC में। ये कौन सी लेक कीवू, लेक कीवू, जो नियरेस्ट लेक है इसके वो लेक कीवू है। और ये नेशनल पार्क है, विरुंगा नेशनल पार्क। तो ये जियोग्राफिकल लोकेशन हमें रिमेंबर रखनी है। ओके दोस्तों, अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है INS जलाश्वा। INS जलाश्वा सेकेंड लार्जेस्ट कॉम्बैट वारशिप इन इंडियन नेवी। ओके, तो INS जलाश्वा के बारे में थोड़ा बताते हैं। ये सेकेंड लार्जेस्ट कॉम्बैट वारशिप है इंडियन नेवी में। कौन से पहला कौन सा है? INS विक्रमादित्य, उसके बारे में तो आपको पता ही होगा। तो ये भी क्या चल रहा है, समुद्र सेतु सेकंड मिशन चल रहा है, जिसमें ऑक्सीजन के और ऑक्सीजन और सम इमरजेंसी मेडिसिन जो है लाई जा रही हैं दूसरे देशों से, जो कि डोनेट कर रहे हैं इंडिया के कोविड की सेकंड वेव से लड़ने में। तो अभी सिंगापुर और ब्रूनई ब्रूनी से कंसाइनमेंट आया है, जो कि INS जलाशय लेकर आया है। ओके, तो इतना ही काफ़ी है इस टॉपिक में जानने के लिए। अब अगला टॉपिक है बॉल्स, BAULS, बॉल्स। ये बॉल्स क्या है? बॉल्स जो है एक ग्रुप है इस लोगों का, जो कि म्यूज़िक म्यूज़िक में ज़्यादा ध्यान है। स्पिरिचुअलिटी एक डिफरेंट काइंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी है, जिसमें हेट्रोजीनियस इसका स्ट्रक्चर है, जिसमें कोई ऐसा पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि रिलीजन के लोग ही होंगे। इसमें मल्टी सेक्टरल लोग आते हैं, मल्टी सेक्ट, डिफरेंट डिफरेंट सेक्ट्स के लोग इस ग्रुप का पार्ट बन जाते हैं, जो कि म्यूज़िक पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। इनका एक स्पेशल म्यूज़िक है बॉल्स म्यूज़िक। बॉल्स सॉन्ग जो है 2008 में यूनेस्को ने इंटेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी इसमें शामिल कर रखा है 2008 में। बॉल्स सॉन्ग्स को बॉल सॉन्ग्स को जो है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में शामिल किया है। और ये कहाँ पाए जाते हैं ये लोग, बॉल्स ग्रुप ज़्यादातर कहाँ है? बांग्लादेश, देन वेस्ट बंगाल का कुछ पार्ट, देन त्रिपुरा का कुछ पार्ट, देन ये असम का जो कौन सा एरिया, बराक वैली। सर्च करते हैं असम की बराक वैली कहाँ पे है। ओके, ये है बराक वैली। ओके, ये गुवाहाटी वाला रीजन ही बराक वाली कहा जाता है, तो इसी में ये बॉल्स लोग पाए जाते हैं। मैं सर्च कर लेते हैं। ओके, तो ये लोग होते हैं, ये इसमें वैष्णव, सूफी, मुस्लिम सूफी, और जी और भी बहुत सेक्ट्स के लोग होते हैं जो आ जाते हैं। तो इनके जो दो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि बहुत पॉपुलर हैं, वो है इकतारा, जो कि सिंगल स्ट्रिंग्ड सिता सिंगल हाँ, इकतारा जो है सिंगल स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है,
और ये खोमोक, खोमोक क्या है, एक हैंड ड्रम है। ओके, ये है एक तारा, सिंगल स्ट्रिंग स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। और एक है खोमोक जो कि ये है खोमोक, ये बॉल्स कल्चर। ओके, सो फॉर आर्ट एंड कल्चर दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके गाइस, तो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, 17+1 इनिशिएटिव। 17+1 इनिशिएटिव क्या है, ये है चाइना और ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज और सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज के बीच में एक एग्रीमेंट है जो कि ट्रेड से रिलेटेड है, जिसमें कि चाइना इन्वेस्ट करेगा वहाँ पे और ट्रेड फैसिलिटीज़ इम्प्रूव की जाएंगी इन कंट्रीज़ में, जो कि रिलेटिवली लेस डेवलप्ड हैं वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ के कंपैरिजन। तो ये न्यूज़ में क्यों, न्यूज़ में है क्योंकि लिथुआनिया जो कि इस ग्रुप का पार्ट था, वो इस ग्रुप को क्विट कर चुका है। वो उसके रीजनिंग है कि चाइना की इन्वेस्टमेंट जो है उसके लिए हार्मफुल है, उसकी सिक्योरिटी के लिए हार्मफुल है, तो इसलिए उसने क्विट कर दिया है। 17+1 में क्या कौन कौन सी कंट्री हैं, इसमें 12 कंट्री जो हैं ईस्ट यूरोपियन कंट्री हैं, यू के मेंबर हैं, और 5 कंट्री बाल्कन हैं, बाल्कन की कंट्री हैं। तो और जी चाइना तो है ही, तो ये है। अब नेक्स्ट टॉपिक कर लेते हैं। अभी जो है इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021 डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, क्योंकि क्या है 22 मई को जो है इंडियन बायोडाइवर्सिटी, इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी था 22 मई को। तो उसमें जो है इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021 किसको मिला है, वो मिला है ट्यूबर मैन ऑफ केरला, उसको साजी एन एम, इनका नाम है स्वाजी एन एम। इनको जो है ट्यूबर मैन ऑफ केरला के नाम से भी जाना जाता है। तो उनको जो है इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021 मिला है। और ये कौन देता है, ये देता है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड यूएनडीपी। ओके, तो एक छोटी सी टर्म है डिजिटल बॉर्डर और इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथोराइजेशन। तो अभी क्या है कि इम्पोर्ट ये न्यूज़ चल रही है, यूके जो है अपने बॉर्डर्स को डिजिटल बॉर्डर कन्वर्ट करना, फुल्ली डिजिटल बॉर्डर करना चाह रहा है। इससे क्या होगा, कोई भी इलीगल पर्सन यूके के बॉर्डर में एंटर नहीं कर पाएगा बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथोराइजेशन के, जैसे कि इस तरह का सिस्टम यूएस ने पहले से ही इंस्टॉल कर रखा है अपने यहाँ। बिना वीज़ा माइग्रेशन सर्टिफिकेट के बिना अगर कोई बंदा आता है तो उसे इलेक्ट्रॉनिक अथोराइजेशन, ट्रैवल अथोराइजेशन दिखाना पड़ेगा, तभी वो यूके में जा पाएंगे। इससे क्या होगा, यूके की गवर्नमेंट को पता रहेगा कि उसके यहाँ कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। तो ये उनके यहाँ उस रिफ्यूजी क्राइसिस को डील करने के लिए भी हो सकता है कि यूके की गवर्नमेंट इस मूव को कर रही हो। तो ये इसमें इंडिया के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, इंडिया के लिए कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है कि इससे क्या होगा, इंडिया सीख सकता है कि इंडिया को भी अपने बॉर्डर को कैसे मॉडर्नाइज करना चाहिए। एक तो ये है, और दूसरा इससे जो है मोर और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी, और इंडिया के लोग जो वहाँ जाते हैं काम करने के लिए बिजनेस पर्पज से, उनको आसान हो जाएगा थोड़ा वहाँ ट्रैवल करना, क्योंकि इंडिया के लोग तो इलीगल तरीके से जाते नहीं हैं। तो आई होप गाइस you like the video, and if you like the video then subscribe my channel and follow me on Instagram, link is in the description, and you can follow me on Facebook also. And
Thank you for joining me. We will meet again with some improved session and with some improved communication skills. I hope I explained the topics properly. If I have made any mistake, you can correct me in the comment box. I am completely open about any correction in my video. I will definitely correct or I will trim that part if I have put any thing unintentionally wrong information. If you think I have said anything wrong, then you can correct me in the comment box. Thank you guys for joining me. Good night.